दोस्तों, हमारी इस कहानी के आखिरी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन इससे पहले कि कोई गार्ड कुछ बोलता या रोकता, राजेंद्र ने अपने कड़क और रौबदार आवाज में एक गार्ड से कहा, मैनेजर से कहो कि मेरे लिए एक प्राइवेट और शांत कॉर्नर वाला टेबल तैयार करे। हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तभी आगे से गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, यस सर, बिल्कुल सर। ये कहकर गार्ड ने तुरंत वॉकी टॉकी पर आगे संदेश भेजा। इसके बाद राजेंद्र जारा के साथ होटल के उस भव्य और चकाचौंध भरे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट के अंदर दुनिया रावत मैंसन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बड़ी धीमी धीमी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। हवा में ताजी कॉफी, पिघले हुए मक्खन और वेनिला की एक ऐसी सौंधी खुशबू तैर रही थी जिसने जारा के पेट की भूख को कई गुना और भड़का दिया। रेस्टोरेंट में कई अमीर आदमी सूट बूट पहने नाश्ता कर रहे थे। जब राजेंद्र और जारा अंदर घुसे तो कई लोगों की नजरें जारा पर पड़ी। कुछ लोगों ने अजीब सी शक्लें बनाई, कुछ फुसफुसाने लगे। जारा अपनी नजरें झुकाई खुद को समेट कर चल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो कोई अपराधी हो। लेकिन राजेंद्र ने जारा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे ऐसे शान से लेकर चले जैसे वो कोई राजकुमारी हो। उनका वो रोबदार रोब देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जारा की तरफ उंगली उठा ले। तभी मैनेजर दौड़कर आया और उन्हें रेस्टोरेंट के एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और कांच की बड़ी सी खिड़कियों वाले प्राइवेट कॉर्नर में ले गया, जहां से बाहर का सुंदर सा बगीचा दिखाई दे रहा था। मैनेजर ने बहुत ही अदब से कुर्सियां पीछे करके कहा, सर, मैडम, प्लीज सिट। तभी जारा बहुत ही सावधानी से उस मखमली कुर्सी पर बैठी, इस बात का ध्यान रखकर कि उस कुर्सी के पिछले हिस्से न टकरा जाए। ठीक उसी समय वेटर ने मेन्यू कार्ड आकर कर कहा, आप क्या लेंगे सर? राजेंद्र ने मेन्यू कार्ड लिया और जारा के सामने रखकर कहा, बेटा, जो तुम्हारा दिल करे तुम ऑर्डर करो, सब कुछ। जारा ने मेन्यू कार्ड को देखा, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से फिर धुंधली हो गई। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस रात मेहमानों का झूठा खाना उसे खाना पड़ा था। कैसे उसे रूही ने डाइनिंग टेबल से एक सूखी ब्रेड तक नहीं उठाने दी। और आज आज उसने सामने से सब कुछ था। उसको ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे। इसलिए जारा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही मंगवा दीजिए ना, बस कुछ जो पेट भर दे। उसकी यह बात सुनकर राजेंद्र मुस्कुराया। उन्होंने मेन्यू कार्ड बंद किया और वेटर से कहा, एक प्लेट फ्रेश इडली और सांभर, एक मसाला डोसा, कुछ ताजे फलों का जूस बिना बर्फ का, कुछ मीठे से पैनकेक ले आओ, और हाँ, खाना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तभी वेटर ने सब कुछ नोट करके सम्मान के साथ कहा, जी सर, अभी लाता हूँ। इसके बाद कुछ ही मिनटों में टेबल पर एक शानदार दावत सज गई। ताजे भुने हुए डोसे की महक, भाप छोड़ती हुई नर्म इडली और मैपल सिरप में डूबे हुए पैनकेक। तभी राजेंद्र जी ने जारा से कहा, चलो बेटा, शुरू करो। उनकी ये बात सुनते ही जारा ने कांपते हुए हाथों से चम्मच उठाया। उसने इडली का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे सांभर में डुबोया और अपने मुंह में रखा। जैसे ही वो नरम, गर्म और स्वादिष्ट इडली उसके होठों से होते हुए उसकी जीभ पर पड़ी, जारा की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो खाना सिर्फ उसके पेट में नहीं बल्कि उसकी रूह में उतर रहा था। एक ताजा, इज्जत से परोसा गया खाना, जिसमें किसी का झूठन नहीं था, जिसमें कोई ताना नहीं था और जिसमें कोई खौफ भी नहीं था। जारा के गालों पर आंसू बहने लगे। वो रोती ही जा रही थी, खाती जा रही थी। कभी जिंदगी में किसी खाने की इतना सम्मान नहीं किया था जितना वो आज कर रही थी। वही राजेंद्र जो कॉफी पीते हुए एक सुकून भरी नजरों से उस बच्ची को खाते हुए देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दौलत कमा ली है। उन्होंने प्यार से जारा से कहा, आराम से खाओ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। अगर कुछ और चाहिए तो बता देना, हम तुरंत मंगवा लेंगे। तभी जारा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोली और एक बहुत ही सच्ची दिल से निकली हुई मुस्कान के साथ, कुछ और चाहिए तो बता देना, हम तुरंत मंगवा लेंगे। तभी जारा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोली और एक बहुत ही सच्ची दिल से निकली मुस्कान के साथ राजेंद्र को देखकर कहा, ये बहुत टेस्टी है अंकल, थैंक यू सो मच। उस 5 स्टार रेस्टोरेंट के उस शांत कोने में जारा ने अपनी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुकून भरा नाश्ता किया। यह सिर्फ पेट भरने का नाश्ता नहीं था। यह उस लंबी और खौफनाक रात के बाद एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नई जिंदगी का पहला निवाला था। उस 5 स्टार रेस्टोरेंट के शांत और सुकून भरे कोने में जारा ने जब अपना नाश्ता खत्म किया तो उसके अंदर एक अजीब सी तृप्ति हो गई थी। यह सिर्फ भूख मिटने का एहसास नहीं था, बल्कि उस गरिमा के वापस लौटने का एहसास था
जिसे रावत मैंसन की उन दीवारों के बीच बेदर्दी से कुचल दिया गया था। राजेंद्र ने वेटर को बिल भुगतान किया और बहुत ही प्यार से जारा की तरफ देखकर बोले, पेट भर गया बेटा, या कुछ मीठा और मंगवाऊं? जारा ने अपने होठों पर आई एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया। मैंने जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। राजेंद्र जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी नजरें जारा के उस सूजे हुए चेहरे, कटे हुए होठ और उस सूती सूट पर उभर आए खून के धब्बों पर टिकी थी। जारा का पेट तो भर गया, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस भयानक जुल्मों की गवाही दे रहा था। हंटर के वो घरे घाव, प्याऊ के उबलते पानी से जले हुए हाथों से वो खौफनाक छाले और रूही के नाखूनों की वो खरोंचे, ये सब ऐसे घाव थे जिन्हें सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि सही इलाज से ही भरा जा सकता था। राजेंद्र अपनी कुर्सी से उठकर बोले, चलो बेटा। जरा भी बहुत सावधानी से उठी। नाश्ता करने के बाद उसके शरीर में थोड़ी ताकत जरूर आ गई थी, लेकिन पेट के घावों का दर्द अभी भी हर हरकत के साथ तेज टीस पैदा कर रहा था। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। राजेंद्र जी ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार भी गाड़ी की दिशा उनके घर की तरफ नहीं थी। तभी जारा ने शीशा के बाहर देखकर कहा, अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? राजेंद्र ने स्टीयरिंग व्हील घुमाकर संजीदगी से कहा, बेटा, इंसान का पेट तो भर गया, लेकिन इस शरीर को जो तोड़ा गया है उसकी मरम्मत भी जरूरी है ना। हम सीधे सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम्हारे इन घावों को तुरंत इलाज की जरूरत है, वरना हमें इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही जारा के दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। कल रात वो जिस भयंकर जलन और दर्द से तड़प रही थी, अब वो कम से कम दर्द पर कोई मलहम तो लगाने वाला था। कुछ ही देर में राजेंद्र की गाड़ी शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित प्राइवेट सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शानदार पोर्च में आकर रुकी। ये कोई आम सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ की चमक दमक, साफ सफाई, व्यवस्था किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। राजेंद्र इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी बोर्ड को अच्छे से जानते थे और यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर्स से पर्सनल कनेक्शन थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, हॉस्पिटल का स्टाफ राजेंद्र को देखकर तुरंत अलर्ट हो गया। एक वार्ड बॉय व्हील चेयर लेकर दौड़ आया और वार्ड बॉय ने सम्मान के साथ कहा, सर प्लीज मैम को इस पर बिठा लीजिए। जारा को व्हीलचेयर पर बैठने में झिझक हो रही थी, लेकिन राजेंद्र ने प्यार से जोर देकर कहा, बैठ जाओ बेटा, तुम्हारी पीठ पर घाव है, ज्यादा चलने में उनमें खिंचाव होगा। जारा चुपचाप व्हील चेयर पर बैठ गई। राजेंद्र जी उसे सीधे हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर, शहर की सबसे मानी फिजिशियन डॉक्टर अंजलि शर्मा के प्राइवेट कैबिन में ले गए। डॉक्टर अंजलि अपने कैबिन में कुछ फाइल्स देख रही थी। राजेंद्र जी को देखते ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने मुस्कुराकर सम्मान के साथ कहा, अरे मिस्टर सिंह, आप यहाँ, आप सब ठीक तो हैं? राजेंद्र की आवाज में गहरी चिंता और गुस्सा था। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठी जारा की तरफ इशारा करके कहा, कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर। मुझे इस बच्चे का तुरंत पूरा चेकअप चाहिए। इसके साथ बहुत दरिंदगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसके एक एक घाव का इलाज करें। उनकी बात सुनकर डॉक्टर अंजलि की नजर जारा पर पड़ी। एक रसूखदार इंसान के साथ इस तरह की खस्ता हालत, खून के धब्बों वाले कपड़ों में एक सहमी हुई लड़की को देखकर अंजलि समझ गई कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत अपनी नर्स को बुलाकर कहा, सिस्टर, इन्हें अंदर एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाइए। राजेंद्र जी बाहर कैबिन में ही रुक गए। उन्होंने जारा का हौसला बढ़ाकर कहा, बेटा तुम अंदर जाओ, डरो मत। डॉक्टर अंजलि बहुत अच्छी हैं, मैं यहीं आकर बाहर बैठा हूँ। नर्स जारा को लेकर अंदर प्राइवेट एग्जामिनेशन रूम में ले गई। वहां एक साफ सुथरा और सफेद बेड था। कमरे में एंटीसेप्टिक और दवाइयों का एक तेज महक थी। डॉक्टर अंजलि ने अंदर दरवाजा बंद किया और उन्होंने अपने ग्लव्स पहने जारा के पास आई। डॉक्टर अंजलि ने बहुत ही कोमल और माँ जैसी आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम्हें ये कपड़े हटाने होंगे ताकि मैं तुम्हारे घाव देख सकूं और उन्हें साफ कर सकूं। घबराओ मत, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आगे से जारा ने धीरे से सिर हिलाया। नर्स की मदद से जारा ने वो खून और पसीने से चिपका हुआ सूती सूट बहुत ही तकलीफ के साथ अपने शरीर से उतार दिया। जैसे ही सूट उतारा, पेट से हटा, डॉक्टर अंजलि और नर्स दोनों के मुंह से एक खौफनाक सिसकी निकली। डॉक्टर अंजलि ने अपने मुंह पर हाथ रख कर कहा, हे मेरे ईश्वर। उनका मेडिकल करियर 20 साल का था। उन्होंने अनगिनत एक्सीडेंट और चोटों के केस देखे थे, लेकिन एक जवान लड़की की पीठ पर इस कदर बर्बरता के निशान देखकर उनका दिल दहल गया। जारा की गोरी और नाजुक पीठ पर हंटर के कम से कम 25-30 नीले, लाल, काले
निशान उभरे हुए थे। कुछ जगहों से चमड़ी पूरी तरह उधर चुकी थी और मांस दिख रहा था, जहां से अभी भी हल्का हल्का खून और पानी रिस रहा था। यह किसी जानवर को पीटने से ज्यादा भयानक था। डॉक्टर अंजलि ने बुदबुदा कर कहा, किस जालिम ने किया है ये सब? ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने जारा के बाएं हाथ को देखा। वो हाथ से जो प्याऊ से खोलते पानी से जला था, फिर लोहे के तपते गेट से टकराया और वो पूरी तरह सूज कर लाल हो चुका था। उस पर बड़े बड़े पानी के छाले उभर आए थे, जो हंटर की मार से छिल चुके थे, और चेहरे पर रूही के नाखूनों के निशान और होठ बुरी तरह से कट कर सूज गया था। ये सब देखने के बाद डॉक्टर अंजलि खुद को संभाल कर नर्स को सख्त निर्देश देकर बोले, सिस्टर, तुरंत सलाइन वाटर, एंटीसेप्टिक लिक्विड, बर्न ऑइंटमेंट और पेन किलर इंजेक्शन तैयार करो। नर्स तुरंत सब कुछ लेकर आ गई। इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर अंजलि ने जारा को दर्द कम करने के लिए एक हाई डोज पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद शुरू हुआ घावों को साफ करने का सबसे दर्दनाक सिलसिला। डॉक्टर अंजलि ने एंटीसेप्टिक लिक्विड में डूबी हुई रुई को जैसे ही जारा की पीठ से उन खुले घावों पर लगाया, जारा के पूरे शरीर में बिजली का एक भयानक झटका लगा। जारा दर्द से चीख पड़ी। ओह! उसने एग्जामिनेशन बेड की चादर को अपने दोनों हाथों से इतनी जोर से कस लिया कि चादर फटते फटते बची। यह दर्द कल रात हंटर की मार से ज्यादा था। एंटीसेप्टिक की वो तेज जलन सीधे उसकी नसों को जला रही थी। तभी डॉक्टर अंजलि ने तसल्ली देकर कहा, मुझे पता है बेटा, बहुत जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कुछ देर की बात है। अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे तो तुम्हारे खून में जहर फैल जाएगा। ये कहते हो बड़ी सी सावधानी से घावों के अंदर जमी धूल, पसीने और कपड़ों के रेशों को बाहर निकाल रही थी। वहीं बाहर बैठे राजेंद्र जी जारा की वो चीख सुनकर कांप उठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मन ही मन उस देवशिखा को उसकी दरिंदगी के लिए श्राप देने लगे। लगभग 45 मिनट तक दर्दनाक प्रक्रिया चलती रही। जारा रोती रही, सिसकती रही, लेकिन उसने डॉक्टर अंजलि को अपना काम करने दिया। गांव को पूरी तरह साफ करने के बाद डॉक्टर अंजलि ने जारा की पीठ पर एक बहुत ही ठंडी और आरामदायक एंटीबायोटिक क्रीम की एक मोटी परत लगाई। जैसे वो क्रीम उसके सुलगते घावों पर पड़ी, जारा को ऐसे लगा जैसे किसी तपते हुए रेगिस्तान में बर्फ की बारिश शुरू हो गई। एक अकल्पनीय सुकून उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी चीखें अब हल्की हल्की राहत की सिसकियों में बदल गई। इसके बाद पेट के गहरे घावों पर मेडिकल गौज और सफेद पट्टियां बांध दी गई। फिर बारी आई उसके जले हुए हाथ की। छालों को बहुत ही सावधानी से ट्रीट किया गया। उन पर बर्न ऑइंटमेंट लगाकर उस पूरे हाथ को भी एक मुलायम सफेद पट्टी में लपेट दिया गया। चेहरे के घावों पर भी मलहम लगा दिया गया। कटे हुए होठ को साफ करके उस पर दवाई लगा दी गई। इलाज पूरा होने के बाद नर्स ने जारा को पहनने के लिए हॉस्पिटल का एक साफ, ढीला और मुलायम सा गाउन दे दिया, क्योंकि उसका वो पुराना सूती सूट अब खून और दवाइयों से सन चुका था। उसे दोबारा पहला पहनना इंस्पेक्शंस को दावत देने जैसा था। इसके बाद जब जारा एग्जामिनेशन रूम से बाहर आई, तो पहले से बहुत बेहतर दिख रही थी। पेन किलर के असर के कारण उसका दर्द अब न के बराबर था। चेहरे पर जो खौफ था वो काफी हद तक कम हो चुका था। मलहम की उस ठंडक ने उसकी रूह को भी सुकून दे दिया। उसको बाहर आता देखकर राजेंद्र ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने जारा के माथे को चूम कर पूछा, कैसी है मेरी बच्ची? तभी पीछे से डॉक्टर अंजलि ने एक गहरी सांस लेकर राजेंद्र से कहा, मिस्टर सिंह, ये बच्ची बहुत बहादुर है। इसके शरीर पर जो चोटें हैं वो साफ साफ 3rd डिग्री टॉर्चर का केस है। पेट पर घाव बड़े गहरे हैं। ठीक होने पर कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। बायां हाथ भी 2nd डिग्री बर्न का शिकार है। मैंने इसे हाई डोजेज एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे दिए हैं, लेकिन ये कहकर डॉक्टर अंजलि हिचकिचाई और फिर आगे बोली, लेकिन मिस्टर सिंह, ये एक मेडिको लीगल केस बनता है। अगर आप चाहें तो हम पुलिस को इन्फॉर्म। लेकिन राजेंद्र ने बीच में टोककर कहा, नहीं डॉक्टर, अभी पुलिस को बीच में लाने का वक्त नहीं। मैं खुद इस मामले को अपने तरीके और कानूनी तौर पर सबसे सही ढंग से निपटाऊंगा। ये बच्ची पहले ही बहुत सदमे में है। मैं इसे अब पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं डालना चाहता। मैं पहले इसके पिता से बात करूंगा। डॉक्टर अंजलि समझ गई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मिस्टर सिंह, बस इस बच्चे का बहुत ध्यान रखिएगा। इसे आराम की और सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। इसके बाद राजेंद्र ने हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाया। दवाइयों का एक बड़ा सा बैग नर्स ने दे दिया और जारा वापस गाड़ी में आ गई। गाड़ी में बैठते ही जारा ने बहुत ही कृतज्ञता भरी नजर से राजेंद्र को देखकर कहा, थैंक यू अंकल, दर्द अब बहुत कम हो गया है। आगे से राजेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो मेरा फर्ज था बेटा। गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकली। अब जारा के शरीर की मरम्मत हो चुकी थी। पेट में खाना था, घावों पर मलहम
लेकिन राजेंद्र की नजरें जारा के उस ढेले ढाले नीले रंग के हॉस्पिटल वाले गाउन पर पड़ी। ये गाउन हालांकि साफ था, लेकिन वो एक मरीज की पहचान था। राजेंद्र जी जारा को इस हॉस्पिटल के कपड़ों में घर नहीं लेकर जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले जारा को एक बेचारी मरीज के रूप में देखना चाहें। वो चाहते थे कि जारा जब उनके घर में कदम रखे तो एक रसूखदार खानदान की बेटी और एक आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की के रूप में कदम रखे। इसलिए उन्होंने जारा की तरफ देखा और बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, भूख भी मिट गई और चोट का इलाज भी हो गया। लेकिन हॉस्पिटल का गाउन तुमने जो पहना है ना, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा। और जो तुम्हारे पुराने कपड़े थे, उन्हें तो मैंने हॉस्पिटल के डस्टबिन में फेंकवा दिया। उनकी बात सुनकर जारा थोड़ी सी छेप गई। उसे भी थोड़ा अजीब गाउन में शर्म आ रही थी। तभी राजेंद्र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर कहा, तो इस फटे और खून से सने लिबास को हमेशा के लिए उतार कर फेंकने का वक्त आ गया है। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक नई जिंदगी की शुरुआत नए कपड़ों के साथ ही होनी चाहिए। शॉपिंग, ये शब्द सुनते ही जारा के दिल में एक हलचल हुई। उसने अपनी जिंदगी में कभी शॉपिंग नहीं की। जब से उसे याद था कि वह सिर्फ रूही के कपड़े पहनकर अपना काम चलाती थी। रूही की उतरी हुई ड्रेस, रूही के फीके पड़ चुके सूती सूट, जारा के लिए नए कपड़े और किसी ऐसे खजाने की तरह थे जिनके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। जारा ने बहुत ही संकोच और घबराहट से कहा, अंकल, नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास घर में एक दो कपड़े और हैं। मतलब वही रूही की हैं, पर साफ हैं। आप मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? तभी राजेंद्र ने गाड़ी चलाकर एक बनावटी मुस्कान से जारा को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? रूही के कपड़े? खबरदार जो आज के बाद उस डायन की किसी भी चीज का नाम अपनी जुबान पर लिया। तुम रावत खानदान की बेटी हो जारा। आज से तुम मेरी भी बेटी हो। आज के बाद तुम किसी की उतरी हुई छूटन नहीं पहनोगी। तुम वो पहनोगी जो तुम्हें पसंद होगा। उनकी ये बात सुनकर जारा की आंखें फिर से नम हो गई। ये इंसान उसे इतना प्यार क्यों दे रहा था? उसने तो भगवान से सिर्फ एक जान बचाने की भीख मांगी थी। भगवान ने तो उसे एक पूरी जिंदगी दे दी थी। राजेंद्र जी की गाड़ी जयपुर के सबसे महंगे आलीशान और वीआईपी इलाके में स्थित एक गगनचुंबी मॉल द एम्पीरियो लग्जरी मॉल के सामने आकर रुकी। इस मॉल में आम लोग नहीं थे, बल्कि शहर के सबसे रसूखदार करोड़पति और सेलिब्रिटीज शॉपिंग करने आते थे। बड़े बड़े कांच के दरवाजे, झिलमिलाती रोशनी, दुनिया भर के सबसे महंगे विदेशी ब्रांड्स के शोरूम। जरा जब गाड़ी से उतरी तो इस चकाचौंध को देखकर दंग रह गई। उसने ऐसी जगह सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखी थी। वो हॉस्पिटल के उस नीले गाउन में थी। उसके सिर पर बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे। बाएं हाथ पर सफेद पट्टी बंधी थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। जब वो राजेंद्र के साथ मॉल के अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहने लोग उसे बहुत ही अजीब और घृणा भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से किसी ने जारा की तरफ इशारा करके कहा, ये किस भिखारी ने मरीज को इस मॉल में ले आए? लोगों की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर राजेंद्र के उस रौबदार चेहरे पर पड़ी तो पसीने पसीने हो गया और तुरंत पीछे हट गया। जारा इन सब नजरों को घबरा कर देखकर राजेंद्र के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने उस गाउन और अपनी हालात पर बड़ी शर्म भी आ रही थी। राजेंद्र जी ने जारा की एक घबराहट महसूस की। उन्होंने तुरंत जारा का वो सही सलामत दाहिना हाथ अपने हाथ में पकड़ा। एक पिता की तरह राजेंद्र जी ने बहुत ही गर्व से कहा, सिर ऊंचा करके चलो मेरी बच्ची। इन खोखले लोगों की नजरों से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत इन कपड़ों में नहीं है। ये कहते हुए राजेंद्र ने जारा को लेकर मॉल के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे एक्सक्लूसिव महिलाओं के शोरूम रॉयल थ्रेड्स में अंदर दाखिल ले लिया। ये शोरूम किसी राजमहल के जैसा था। इटालियन मार्बल का फर्श, क्रिस्टल के झूमर और कांच के डिस्प्ले में लगे ऐसे खूबसूरत और शानदार ड्रेसेस जिनकी कीमत लाखों में थी। शोरूम के अंदर घुसते ही वहां की महिला मैनेजर और स्टाफ की नजर जारा के उस हॉस्पिटल वाले गाउन और खस्ता हालात पर पड़ी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सिकुड़न आ गई। वो जारा को रोकने ही वाले थे, तभी मैनेजर की नजर राजेंद्र प्रसाद सिंह पर पड़ गई। राजेंद्र इस शोरूम के सबसे महंगे, सबसे बड़े और नियमित वीआईपी ग्राहकों में से एक थे। उनकी पत्नी और बेटियां अक्सर यहां से लाखों की शॉपिंग करती थी। इसलिए उनको देखते ही मैनेजर की आंखों में जो सिकुड़न थी वो तुरंत चापलूस और विनीत मुस्कान में बदल गई। वो लगभग दौड़ती हुई उनके पास आई। मैनेजर ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, वेलकम सर, वेलकम मिस्टर सिंह। आज आप इतने दिनों के बाद
मैम नहीं आई आपके साथ? हालांकि उसकी नजर बार बार जारा की उस हालांकि उसकी नजर बार बार जारा की पट्टी और उसकी गाउन पर जा रही थी। राजेंद्र ने एक बहुत ही सख्त और आधिकारिक लहजे में मैनेजर से कहा, मुझे मेरी बेटी के लिए कपड़े चाहिए, और ध्यान रहे तुम्हारे शोरूम के सबसे बेहतरीन, सबसे महंगे और सबसे मुलायम कपड़े चाहिए। इसकी पीठ पर चोट है, इसलिए कपड़ों का फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो उसके शरीर पर रेशम की तरह महसूस हो, कांटों की तरह चुभे नहीं। शुद्ध कॉटन, सिल्क या शिफॉन। बेटी ये सुनकर मैनेजर चौंक गई। उसे लगा कि राजेंद्र को तो सिर्फ दो बेटियां हैं, वो दोनों विदेश में पढ़ाई कर रही हैं, और ये लड़की कौन है। लेकिन उसने सवाल करने की जरूरत नहीं की। वो बस सिर झुकाए बोली, जी सर, बिल्कुल सर। आप प्लीज यहाँ वीआईपी लॉन्ज में बैठिए, मैं अभी अपना बेस्ट कलेक्शन लेकर आती हूँ। मैनेजर ने उन्हें शोरूम के अंदर एक बहुत ही शानदार मखमली सोफों वाले लाउंज में बिठाया और सब ने स्टाफ को दौड़ा दिया। जरा उस मखमली सोफे के किनारे पर बहुत ही सहम कर बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस दुनिया में कैसे फिट होगी। तभी कुछ ही मिनटों में चार पांच महिला स्टाफ अपने हाथों में बड़े ही खूबसूरत, शानदार और महंगे कपड़ों का एक पूरा पहाड़ लेकर आ गई। हल्के पेस्टल रंगों में कॉटन सिल्क सूट, खूबसूरत कढ़ाई वाले कुर्ते, मुलायम जॉर्जेट के प्लाजो सेट और शानदार ड्रेसेस। इन कपड़ों की चमक और फैब्रिक की नजाकत देखकर जारा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कपड़े कभी उसके शरीर को छुएंगे। तभी राजेंद्र जी ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद हो तुम छांट लो। जारा के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते एक बहुत ही खूबसूरत पीच रंग के कॉटन सिल्क को छुआ। उसका फैब्रिक इतना मुलायम था कि जारा को लगा जैसे उसने हवा को छू लिया। वो सूट पर बहुत ही बारीक और सुंदर लखनवी कढ़ाई की गई थी। जारा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ये बहुत सुंदर है अंकल। उसने इतना ही कहा था कि तभी मैनेजर ने तुरंत खुशामद करके कहा, मैडम, आपकी चॉइस बड़ी कमाल की है, ये हमारा लेटेस्ट डिजाइनर पीस है। तभी राजेंद्र ने कहा, बेटा जाओ इसे ट्रायल रूम में पहन कर देखो, और हाँ मैनेजर, जरा एक स्टाफ को इसके साथ भेजो। इसके बाएं हाथ में पट्टी बंधी है और इसके कपड़े बदलने में मदद होगी। उसने इतना ही कहा कि एक महिला स्टाफ जारा को लेकर शानदार और बड़े ट्रायल रूम में ले गई। स्टाफ की मदद से जारा ने वो हॉस्पिटल का गाउन उतारा। वो खूबसूरत पीच रंग का सूट पहना। सूट का मुलायम रेशमी कपड़ा अब जारा की उस घायल पीठ से छुआ तो उसमें कोई चुभन नहीं थी, कोई जलन नहीं थी। वो कपड़ा किसी ठंडे मलहम की तरह उसके शरीर पर लिपट गया। सूट पहनने के बाद जब जारा ने आईने में खुद को देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाई। उस खूबसूरत राजसी और नए कपड़ों में जारा रावत लग रही थी। पीच रंग के उस चेहरे के रंगत में एक नई चमक आ गई। हाँ, चेहरे पर चोट के निशान थे, होठ सूजा हुआ था और हाथ में वो पट्टी भी थी। लेकिन इन सब घावों के बावजूद आईने में वो खड़ी लड़की कोई भिखारिन अभागी नहीं लग रही थी। वो एक ऐसी योद्धा लग रही थी जिसने मौत को हराकर अपनी गरिमा का ताज वापस पहन लिया हो। आईने में खुद को उस रूप में देखकर जरा की आंखों में आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। ये दुख के नहीं, बल्कि उसने अपनी उस खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए आंसू थे। आज उसने रूही की घुटन उतार फेंकी, और आज वो किसी मोहताज किसी की नहीं थी। इसके बाद जारा ट्रायल रूम से बाहर आई। जब राजेंद्र जी ने जारा को उस पीच रंग के सूट में देखा तो अपनी जगह से उठे, और उनकी आंखों में एक पिता का सच्चा गर्व था जो अपनी बेटी को एक खूबसूरत रूप में देख कर आता है। राजेंद्र जी ने भावुक होकर कहा, तुम बिल्कुल एक परी लग रही हो मेरी बच्ची। सारा ने आगे से हाथ बढ़ाकर राजेंद्र के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र ने उसे रोककर गले लगा लिया। तभी जारा ने सिसक कर कहा, अंकल, मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी। राजेंद्र ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, पागल लड़की, बेटियां बाप का कर्ज नहीं चुकाती, वो तो सिर्फ घर में बरकत लाती है। राजेंद्र ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, ये जो पीस सूट इसने पहना है इसको टैग काट दो, और ये यही पहन कर जाएगी, और बाकी। इसके बाद राजेंद्र ने वहां रखे कपड़ों के उस ढेर की तरफ इशारा करके कहा, बाकी ये जितने भी कॉटन सिल्क शिफॉन और मुलायम फैब्रिक वाले सूट, ड्रेस, कैजुअल वेयर तुमने यहाँ रखे, ये सब पैक कर दो। और हाँ, इसके साइज के 15-20 अच्छे ब्रांडेड इनर वियर और नाइट सूट भी रख दो। उनकी ये बात सुनकर जारा की आंखें फटी रह गई। उसने झिझक कर कहा, अंकल, इतने सारे कपड़े नहीं अंकल, मुझे इतने कपड़ों की क्या जरूरत है, बस एक दो बहुत हैं। लेकिन आगे से राजेंद्र ने एक झूठे रोब के साथ कहा, चुप रहो तुम, तुम्हारी पुरानी वार्डरोब मैंने गैराज में छोड़ दी है। मेरे घर में
तुम उन चीथड़ों के साथ नहीं जा सकती। तुम्हें हर दिन के लिए, हर मौसम के लिए कपड़े चाहिए। वहीं मैनेजर ने जैसे लॉटरी लग गई, वो और उसका स्टाफ पागलों की तरह कपड़े पैक करने लग गई। लेकिन शॉपिंग यहीं खत्म नहीं हुई। कपड़ों के बाद राजेंद्र ने जारा को लेकर मॉल के सबसे महंगे फुटवियर शोरूम में लेकर गए। जारा के वो नंगे पैर, जिनमें सुबह गहरे से आकर कंकड़ चुभे थे, उन्हें अब सबसे महंगे ब्रांड जूतों की जरूरत थी। राजेंद्र ने उसके लिए बहुत ही मुलायम, कंफर्टेबल स्नीकर, घर में पहनने के लिए फर वाली स्लीपर और कुछ खूबसूरत फ्लैट सैंडल्स खरीदे। जूतों के बाद वो एक एक्सेसरीज के शोरूम में गए, जहां से राजेंद्र ने जारा के लिए एक बहुत ही महंगा, खूबसूरत, स्टाइलिश हैंग बेड खरीदा। और सबसे अहम चीज, राजेंद्र जी जारा को लेकर एक एप्पल के शोरूम में गए। जारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए। तभी राजेंद्र ने शोरूम के स्टाफ से कहा, मुझे अपना सबसे लेटेस्ट और टॉप मॉडल आईफोन दिखाइए। स्टाफ ने तुरंत एक चमचमाता हुआ नया आईफोन सामने रख दिया। जारा ने पूछा, अंकल आप फोन खरीद रहे हैं? राजेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर जारा ने झिझक कर कहा, मेरे लिए? लेकिन अंकल मुझे तो फोन चलाना ही नहीं आता। कल रात तो मैं मालती काकी का फोन भी नहीं खोल पा रही थी। तभी राजेंद्र ने उसको समझा कर कहा, तो क्या हुआ, सीख जाओगी। आज के जमाने में बिना फोन के रहना मतलब दुनिया से कट जाना है। तुम्हारे उस जालिम परिवार ने तुम्हें जानबूझकर टेक्नोलॉजी से दूर रखा ताकि तुम दुनिया से मदद न मांग सको। लेकिन अब तुम्हारे पास तुम्हारा फोन होगा। मैं तुम्हें चलाना सिखाऊंगा। इसमें मेरा नंबर स्पीड डायल पर होगा। तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हें बस एक बटन दबाना है और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। राजेंद्र जी ने वो आईफोन और उसके एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच सब कुछ खरीद लिया। जारा के लिए सब कुछ किसी अलिफ लैला के जादू जैसा था। कुछ ही घंटों पहले वो गैराज के फर्श पर मरने के लिए छोड़ी गई और अब वो लाखों की शॉपिंग के बीच खड़ी थी। सब कुछ पैक होने के बाद राजेंद्र ने बिल काउंटर पर अपना प्लेटिनम कार्ड दिया। बिल कई लाखों में था और लेकिन राजेंद्र के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई थी। उनके लिए पैसे से ज्यादा कीमती जारा के चेहरे पर लौटी वो गरिमा और मुस्कान थी। शोरूम का सारा स्टाफ जो जारा के अंदर आते हुए उसे घृणा से देख रहा था, अब वो जारा के सामने झुक झुक कर सलाम करने लगा था। जब वो दोनों मॉल से बाहर निकले तो दोपहर ढलने लगी। सूरज की किरणें जारा के उस नए पीच रंग के सूट पर पड़कर उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। होटल के नाश्ते से लेकर हॉस्पिटल के इलाज और इस शानदार शॉपिंग तक, जारा का कायाकल्प हो चुका था। वो शरीर से, रूह से और अपने वजूद से अब वो पुरानी बेबस लाचार जारा नहीं थी। और रावत मैंसन्स के घुटनों पर बल पर पोछा लगाती हुई। इसके बाद राजेंद्र ने अपना सारा सामान गाड़ी के डिग्गे में रखवाया। जारा वापस गाड़ी में आकर बैठी। इसके बाद उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, बल्कि एक ऐसी सुकून भरी थकान और नई जिंदगी की चमक थी। राजेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कुराकर जारा की तरफ देखकर कहा, तो मिस जारा रावत, क्या अब आप अपने नए घर, अपने इस अंकल के घर पर चलने के लिए तैयार हैं? आगे से जारा ने एक बहुत ही प्यार और कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ अंकल, मैं तैयार हूँ। इसके बाद गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और वो शहर के उस चौड़ी सड़क पर राजेंद्र प्रसाद सिंह के आलीशान बंगले की तरफ दौड़ पड़ी, जहां जारा का एक नया परिवार, एक नई इज्जत और एक बिल्कुल नई जिंदगी उसकी बाहें फैलाकर इंतजार कर रही थी। और पीछे छूट गया था रावत मैंसन्स का वो नर्क, जिसे अब बहुत ही जल्द राजेंद्र प्रसाद सिंह के कहर और कानून के हथौड़े का सामना करना था। मॉल की उस चकाचौंध और शानदार शॉपिंग के बाद राजेंद्र की गाड़ी जयपुर के सबसे पोश और शानदार इलाके सिविल लाइंस की तरफ बढ़ रही थी। जारा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका नया पीच रंग का कॉटन सिल्क सूट, जो उसके शरीर पर किसी ठंडे मलहम की तरह लिपटा हुआ था, उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी राजेंद्र जी के घर की तरफ बढ़ रही थी, जारा के दिल में एक नई घबराहट पैदा होने लगी थी। वो सोच रही थी कि राजेंद्र अंकल का परिवार उसे देखकर क्या सोचेगा। एक अनजान लड़की, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ में पट्टी, और उसे अचानक अपने घर में देखकर कोई भी परिवार अजीब महसूस करेगा। क्या वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर रावत मैंसन्स की तरह यहाँ भी उसे ताने और नफरत ही मिलेगी? तभी राजेंद्र ने रियर मिरर में जारा के माथे पर आई चिंता की लकीरों को देखकर पूछा, क्या सोच रही हो बेटी? आगे से जारा ने घबरा कर कहा, अंकल, आंटी और आपके घर वाले, वो मुझे देखकर परेशान तो नहीं होंगे? मैं आप लोगों पर बोझ? तभी राजेंद्र ने डांट कर कहा,
चुप, बिल्कुल चुप। तुम कोई बोझ नहीं हो और मेरे परिवार की चिंता मत करो। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस तुम अब किस बात से डरना मत। इसके बाद कुछ ही मिनटों में गाड़ी एक बहुत ही विशाल खूबसूरत रंग के बंगले के सामने रुकी। इसके बड़े लोहे के गेट और राहत मैंसन जैसे खौफनाक काले नहीं थे, बल्कि सफेद और सुनहरे रंग के थे, जो एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे। बंगले के बाहर सिंह विला लिखा हुआ था। गार्ड्स ने गेट खोला और गाड़ी एक हरे भरे सुंदर बगीचे से होकर पोर्च में जाकर रुके। राजेंद्र जी गाड़ी से उतरे और उन्होंने जारा के लिए दरवाजा खोला। जारा ने बहुत ही संकोच के साथ बाहर कदम रखा। सिंह विला रावत मेंसन्स जितना ही बड़ा आलीशान था, लेकिन यहाँ की हवा में घुटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और अपनापन था। राजेंद्र जी जारा को लेकर घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का हॉल बड़ा ही खूबसूरत और कलात्मक तरीके से सजाया गया था। जैसे वो लोग अंदर पहुंचे, सीढ़ियों से उतरते हुए एक बहुत ही ग्रेसफुल और खूबसूरत महिला नीचे आई। उन्होंने एक बहुत ही सलीकेदार डिजाइनर साड़ी पहनी थी, गले में मोतियों की माला और चेहरे पर एक अमीर घराने का रूप। ये निकिता सिंह थी, राजेंद्र की पत्नी। उन्होंने राजेंद्र को देखते ही कहा, अरे राजेंद्र, आप आ गए। आप तो कह रहे थे कि आपको रावत मेंशन्स में देर लगेगी। तभी निकिता जी बात करते करते रुक गई और उनकी नजर राजेंद्र के पीछे सिकुड़ कर खड़ी जारा पर पड़ी। निकिता की भौहें तन गई। उनकी पारखी नजरों ने जारा को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। पीच रंग का वो महंगा सूट जो निकिता ने पहचान लिया, लेकिन जारा का सूजा हुआ चेहरा, होठ पर चोट के निशान, गर्दन पर नाखूनों की खरोच और हाथ पर बंधी हॉस्पिटल के वो सफेद पट्टी, ये सब देखकर निकिता का चेहरा अजीब सी सिकुड़न और नापसंदगी से भर गया। उन्होंने राजेंद्र की तरफ देखकर कहा, राजेंद्र, ये लड़की कौन है और ये इस हालात में आप इसे घर क्यों ले आए? निकिता की आवाज में साफ तौर पर घृणा और ऐतराज झलक रहा था। एक रसूखदार महिला होने के नाते उन्हें अपने घर में इस तरह मारपीट का शिकार अजनबी लड़की का आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगा जैसे राजेंद्र किसी सड़क से उठाकर किसी बेचारी को घर ले आए। जारा ने निकिता का वो रूखापन और रास पसंदगी महसूस कर ली। उसका दिल बैठ गया। उसने नजरें झुका ली और उसे लगा कि उसकी किस्मत में शायद कहीं भी इज्जत में रहना नहीं लिखा। तभी राजेंद्र जी कुछ बोलने ही वाले थे, तभी हॉल के दूसरे दरवाजे से एक नौजवान दाखिल हुआ। उसने राजेंद्र की तरफ देखकर कहा, डैड, आप आ गए। मॉम, मेरी वो ब्लू वाली फाइल। लेकिन तभी वो लड़का बोलते बोलते अचानक रुक गया। यह पराग सिंह था, राजेंद्र और निकोता का इकलौता बेटा। पराग लगभग 26 साल का एक बहुत हैंडसम, लंबा और स्मार्ट नौजवान था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और आकर्षित करने वाली चमक थी। वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था और शहर के सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक था। पराग की नजर जैसे ही जारा पर पड़ी, उसके कदम वहीं जमीन पर जम गई। जारा इस वक्त डरी हुई सहमी नजर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उन निशानों के बावजूद जारा की वो नेचुरल मासूमियत, बड़ी बड़ी पलकें, उसके पीछ सूट में आराधसी लेकिन घायल रूप, पराग की सांसें एक पल के लिए थम गई। पराग ने जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत, अमीर, स्टाइलिश लड़की देखी। सुशांत जैसे लड़के जो लड़कियों को खिलौना समझते थे, पराग उनसे बिल्कुल अलग था। पराग को उस घायल लड़की की आंखों में एक ऐसी कशिश, एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसा अनकहा दर्द दिखा, जिसने पहली नजर में पराग के दिल के तारों को झंकित कर दिया। उसने राजेंद्र जी से पूछा, डैड, ये कौन है? पराग की आवाज में कोई नापसंदगी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी चिंता और आकर्षण था। उसकी नजरें जारा के चेहरे से हट नहीं रही थी। राजेंद्र जी ने अपने बेटे की आंखों में उस चमक को तुरंत पकड़ लिया। वो मुस्कुराए, लेकिन फिर अपनी पत्नी निकिता की उस तनी हुई बाहों की तरफ देखा। इसलिए राजेंद्र ने कहा, पराग बेटा, तुम जारा को गेस्ट रूम में ले जाओ और इसे आराम करने दो। ये इसे बहुत थकावट है। फिर उन्होंने निकिता की तरफ मुड़कर बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, निकिता, तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। निकिता ने मुंह बनाकर एक बार फिर जारा को देखा, फिर अपने पति के पीछे स्टडी रूम की तरफ चल दी। वहीं उधर पराग धीरे से चलकर जारा के पास आया। उसकी आंखों में एक बहुत ही कोमल और सम्मानजनक भाव था। उसने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, हाय, मैं पराग हूँ। तभी आगे से जारा ने घबराकर नजरें उठाई। पराग की आंखों में उसे सुशांत जैसी कोई गंदी हवस और रूही जैसी कोई नफरत नजर नहीं आई। वहां सिर्फ एक अपनापन था और जारा ने बड़ी ही मुश्किल से कहा, मैं जारा। तभी पराग ने बहुत ही अदब से उसे रास्ता देकर कहा, चलिए जारा, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आपको बहुत चोटें आई हैं, आपको आराम करना चाहिए। वहीं उसकी यह बात सुनकर जारा चुपचाप उसके पीछे चल दी। इधर पराग जारा से प्यार से बातें कर रहा था, वहीं उधर जैसे ही स्टडी रूम का दरवाजा बंद हुआ,
निकिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, राजेंद्र, ये क्या तमाशा है? आप किस मुसीबत को घर ले आए? और ये लड़की कौन है? और इस तरह गुंडों की तरह पिट कर क्यों आई है? हमारे घर की एक इज्जत है, कल को बाहर वालों को पता चलेगा तो ऐसी सड़क छाप। तभी राजेंद्र ने अचानक जोर से डांट कर कहा, अपने जुबान पर लगाम लगाओ निकिता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। उसकी बात सुनकर निकिता की बोलती बंद हो गई। निकिता सहम गई और उसने डर कर पूछा, तो आप ही बता दीजिए कौन है लड़की? आगे से राजेंद्र ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अभी वो गुस्सा था जो उसने रावत मैंसन में महसूस किया था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यह कोई सड़क छाप और गुंडों से पिटी हुई लड़की नहीं है निकिता। यह भूषण रावत की इकलौती बेटी है। पूरे रावत एम्पायर उनके करोड़ों की फैक्ट्री और संपत्ति की इकलौती और असली वारिस। भूषण रावत की बेटी, असली वारिस। ये शब्द सुनते ही निकिता के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। रावत खानदान शहर के सबसे बड़े घरानों में से एक था और निकिता खुद भूषण रावत की दौलत और रसूख के बारे में जानती थी। जिस लड़की को वो कुछ देर पहले सड़क छाप समझ रही थी, वो असल में करोड़ों की मालकिन थी। निकिता का स्वर अब नफरत से बदलकर पूरी तरह सदमे और जिज्ञासा में बदल चुका था। उन्होंने जिज्ञासा में पूछा, लेकिन राजेंद्र, अगर ये भूषण भाई साहब की बेटी है तो इसकी हालात ये किसने की? इसके चेहरे पर ये खरोच, ये पट्टियां। उनकी बात सुनकर राजेंद्र की आंखें भर आई। उन्होंने निकिता को उस सोफे पर बैठाया और फिर रावत मेंशन का वो पूरा काला सच और दरिंदगी अपने पत्नी के सामने खोल कर रख दी। उन्होंने निकिता को बताया कि कैसे देवशिका और रोही ने इस करोड़ों की वारिस को एक नौकरानी से भी बदतर बना कर रखा था। कैसे कल रात देवशिका ने एक जानवर के मारने वाले हंटर से इस मासूम बच्चे की चमड़ी उधेड़ दी। कैसे इसे पीने के लिए टॉयलेट की टोंटी का पानी पीना पड़ा। और कैसे सुशांत नाम के दरिंदे ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो उसने झूठा और उसे पागल साबित कर दिया। राजेंद्र की आवाज कांप रही थी। उन्होंने निकिता से कहा, जब मैं वहां पहुंचा निकिता, तो बच्ची खून से लथपथ, बुखार और दर्द में तपते हुए वो विशाल हॉल में अपने घुटनों के बल बैठकर इटालियन मार्बल पर पोछा लगा रही थी। और वो चुड़ैल देवशिका सोफे पर बैठकर जूस पी रही थी। भूषण एक अंधा और बेवकूफ बाप जो लंदन में बैठकर देवशिका की झूठ पर यकीन करता रहा। अगर आज मैं वहां न जाता तो वो लोग इस बच्चे को पागल खाने भेज देते। उनकी ये बातें सुनकर मयूरी निकिता ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते निकिता का दिल उस मासूम बच्ची के दर्द को सुनकर छलनी हो गया। और सबसे बड़ी बात निकिता की वो सोच जो जारा को एक बोझ समझ रही थी, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। जारा कोई बोझ नहीं थी, वो तो उस दौलत की असली मालकिन थी जिसके टुकड़ों पर देवशिका पल रही थी। निकिता की वो नापसंदगी और घृणा एक पल में एक बहुत गहरे प्यार, ममता और हमदर्दी में बदल गया। कहीं ना कहीं उस रसूखदार वारिस होने के बारे में निकिता के दिल में जारा के लिए सम्मान पैदा कर दिया था। निकिता ने रोकर खड़ी होकर कहा, हे भगवान, मैं कितनी पापी हूँ जो मैंने उस घायल बच्चे को देखते ही भला बुरा सोच लिया। वो डायन देवशिखा, उसके तो मैं बाल नोच लूंगी। बेचारे बच्चे ने कितना कुछ सहा। राजेंद्र, आपने बहुत अच्छा किया जो उसे यहाँ ले आई। अगर वो बच्ची इस घर में रहेगी तो मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। ये कहकर निकिता तुरंत स्टडी रूम से बाहर भागी और सीधा गेस्ट हाउस की तरफ चली गई। वहीं उधर गेस्ट रूम बहुत ही भव्य और आरामदायक था। पराग ने जारा को अंदर बिठाया था और उसे पानी पीने को दिया। पराग जारा से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि जारा की हिचकिचाहट दूर हो। पराग ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, जारा, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक बताइएगा। मैं यही बगल वाले कमरे में रहता हूँ। आगे से जारा ने नजर झुकाकर कहा, थैंक यू। तभी कमरे का दरवाजा खुला और निकिता लगभग दौड़ती हुई अंदर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। पराग ये देखकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मोम, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? निकिता ने पराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा जारा के पास गई और उसने जारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। निकिता की आंखों से आंसू गिरकर जारा के हाथ पर गिर पड़े। निकिता फपक फपक कर रो पड़ी। उन्होंने रोकर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं था कि तेरे साथ उन दरिंदों ने क्या सलूक किया। मैंने तुझे गलत समझा। तूने कितना दर्द सहा मेरी बच्ची। पर अब तुम फिक्र मत कर, अब तू अपने घर आ गई है। जब तक निकिता सिंह जिंदा है कोई तेरी ये तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये कहकर निकिता ने जारे के माथे को चूम लिया। उसे बहुत ही प्यार से अपने गले लगा लिया। जारा, जिसे अभी तक निकिता की नफरत का डर सता रहा था, वह अचानक मिली इस माँ जैसी ममता में पूरी तरह टूट गई। सालों बाद किसी औरत ने उसे इतने प्यार से गले लगाया था। जारा निकिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं पराग खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अभी भी पूरी कहानी नहीं पता था, लेकिन जारा के आंसुओं ने पराग के दिल में जारा के लिए एक ऐसी जगह बना दी जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता था।
जारा के ने निकिता और पराग के पास सुरक्षित छोड़कर राजेंद्र अपने स्टडी रूम में आ गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा और मुश्किल काम था भूषण रावत उस अंधे बाप की आंखों में देवशिखा के फ्रेब का उजाला हटाना, जिसने अपनी बेटी को एक साइको और चरित्रहीन मान लिया। राजेंद्र ने अपना फोन निकाला और लंदन का नंबर डायल किया। लंदन में अभी सुबह का वक्त था। भूषण रावत अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी पी रहा था। उसे उम्मीद थी कि राजेंद्र का फोन आएगा और वो बताएगा कि जारा पागल हो चुकी है और उसे किसी असाइलम में डाल देना चाहिए। फोन उठा। भूषण एक बहुत ही रिलैक्स्ड आवाज में बोला, हेलो राजेंद्र, क्या हुआ, तुम गए थे रावत मेंशन? देख लिया तुमने उस लड़की का ड्रामा? मैंने कहा था ना, देवशिका भाभी बेचारी बहुत परेशान है। वहीं उसकी बात सुनकर राजेंद्र का खून खोल उठा। उन्होंने फोन को अपने कान पर कसकर दबाया और अपनी आवाज में दहाड़ कर चिल्लाकर बोला, बेवकूफ इंसान, अंधे और जाहिल बाप। लंदन में बैठे भूषण के हाथ से कॉफी का कप छलक गया। उन्होंने झिझक कर कहा, राजेंद्र, तुम ये कैसी जुबान? लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता, राजेंद्र ने चिल्लाकर फिर कहा, जुबान तो मैं तेरी खींच लूंगा भूषण। तूने अपनी जिंदगी में दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन तू दुनिया का सबसे बदनसीब और घटिया बाप है। तू देवशिखा को बेचारी कह रहा है? तो देवशिखा कोई बेचारी नहीं, बल्कि एक खून पीने वाली पिशाचिनी है। वो तेरी बेटी जारा कोई पागल और बिगड़ी हुई लड़की नहीं भूषण। वो इस दुनिया की सबसे अभागी बच्ची है, जिसे तेरे जैसे बाप ने उन भेड़ियों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं उसकी बात सुनकर भूषण का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने कंफ्यूज होकर कहा, राजेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। देवशिका ने तो मुझे। राजेंद्र ने अपनी बात जारी रखकर जारा की दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू करके कहा, देवशिखा ने तुझे दिखाया जो तुझे दिखाना चाहती थी। कान खोल कर सुन भूषण, जिस बेटे के नाम पर तू महीने करोड़ों भेजता है, कल रात उस बेटे की प्यास टॉयलेट के पानी से बुझी है। जिस देवशिखा को तू महान समझता है, कल रात उसने जानवरों को मारने वाले हंटर से तेरी उस फूल जैसी बच्चे की पेट पर चमड़ी उधेड़ रही थी। उसकी बात सुनकर भूषण की आवाज लड़खड़ा गई। उसने कांप कर कहा, क्या क्या हंटर? उसकी सांस रुक गई। तभी राजेंद्र ने फोन पर चिल्लाकर कहा, हाँ हंटर, तेरे उस रावत मेंशन में तेरी वारिस गैरेज के बदबूदार कमरे में सो रही थी। आज सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो खून से लथपथ कपड़े से सूजे हुए चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठकर तेरे हॉल में पोछा लगा रही थी, और वो तेरी बेचारी देवशिका और उसकी बेटी सोफे पर बैठकर तमाशा देख रही थी। और तू यहाँ लंदन में बैठकर अपनी बेटी को चरित्रहीन कह रहा है। उस रूही की जिस मंगेतर ने जारा का फायदा उठाने की कोशिश की, तूने उसी के इल्जामों को सच मान लिया। उनकी ये बात सुनकर भूषण रावत के पैरों तले की जमीन खिसक गई। लंदन की वो ठंडी सुबह अचानक एक भट्टी जैसी लगने लगी। उसके कानों में राजेंद्र के शब्द शीशे की तरह पिघल कर गिर रहे थे। टॉयलेट, हंटर का, और वो पानी, गैराज, पोंछा। भूषण के सामने अपनी उस छोटी और जारा का चेहरा याद आ गया, जो सालों से जयपुर वो छोड़कर गया था। उसने धीरे से कहा, राजेंद्र, तू 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 सच कह रहा है? तभी राजेंद्र ने अपनी आवाज में ठंडी कठोरता लाकर कहा, मैं अभी जारा को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ भूषण। डॉक्टर ने खुद कहा कि ये 3rd डिग्री टॉर्चर है। जारा के शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां चोट न हो। मैंने उसे उन राक्षसों के चंगुल से निकाल लिया है। वो अब मेरे घर पर है। भूषण रावत, रसूखदार और घमंडी बिजनेसमैन, फोन लाइन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। अपनी ही सगी बेटी पर इस भयानक जुल्म और अपने अंधेपन का एहसास उसे अंदर तक चीर रहा था। भूषण बच्चों की तरह बिलखने लगा। उसने रोकर कहा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं कितना बड़ा अंधा था राजेंद्र। मेरी जारा, मेरी बच्ची, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। मैं आज पहली ही फ्लाइट से जयपुर आ रहा हूँ राजेंद्र। मैं उस जयंत और देवशिका को जान से मार दूंगा। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी राजेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जो करना है करना भूषण, लेकिन मेरी ध्यान से बात सुन ले। जरा अब उस रावत मेंशन के साय में वापस नहीं जाएगी। तुमने पिता होने का अपना हक खो दिया भूषण। तभी उधर से भूषण ने मिन्नत करके कहा, मुझे सजा दे दे राजेंद्र, लेकिन मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कर। मैं जारा को यहाँ लंदन लेकर आऊंगा। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजेंद्र जी कुछ देर खामोश रहे। उन्हें पता था कि भूषण को पछतावा हो रहा है, लेकिन जारा को अब सिर्फ पैसों और दौलत की नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की जरूरत थी जो उसे सुरक्षा, इज्जत और बेशुमार प्यार दे सके। तभी राजेंद्र के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कुछ देर पहले हॉल में अपने बेटे पराग की आंखों में जारा के लिए जो चमक देखी थी। पराग एक बहुत ही सुलझा हुआ, सच्चा और दिल का साफ लड़का था। अब उसे पराग जैसे एक ढाल की जरूरत थी, जो उसे जिंदगी की हर खुशी दे सके। अगर जारा की शादी पराग से हो जाती
तो ज़ारा हमेशा के लिए राजेंद्र की नज़रों के सामने उनकी अपनी बेटी बनकर इसी घर में महफूज रहती। इसलिए राजेंद्र ने अपनी आवाज़ को थोड़ा शांत करके कहा, भूषण, ज़ारा को लंदन की नहीं, एक घर की जरूरत है, एक ऐसे परिवार की जो उसका साया बनकर खड़ा रहे। तभी भूषण ने रोकर कहा, तू जो कहेगा मैं करूंगा राजेंद्र, बस मुझे मेरी बेटे से एक बार बात करवा दे। भूषण गिड़गिड़ा रहा था। इधर से राजेंद्र जी ने एक बहुत ही गंभीर और फैसला नुक बात करके बोला, बात तो कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुन। बोल राजेंद्र। राजेंद्र ने सीधा वार करके कहा, तेरी बेटी जारा मेरे बेटे पराग को पसंद आ गई है। पराग ने जारा को देखते हुए उसे अपना दिल दे दिया, और मैं जानता हूं कि मेरे बेटे से ज्यादा प्यार और सुरक्षा तेरी बेटी को इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उनकी ये बात सुनकर भूषण फोन पर चुप हो गया। तभी राजेंद्र ने अपनी बात पूरी करके कहा, अगर तू कहे तो हम जारा और पराग की शादी तय कर देते। मेरी पत्नी निकिता ने भी जारा को अपनी बेटी मान लिया है। जारा अब इस सिंह खानदान की बहू बनकर इसी घर में राज करेगी। फिर मैं देखता हूँ कि देवशिखा या सुशांत की क्या औकात है, जो जारा की तरफ आंख उठाकर देख सके। यह प्रस्ताव सुनकर भूषण रावत की आंखों में आंसू का एक और धार बह निकला, लेकिन इस बाहर ये आंसू पछतावे के साथ साथ गहरी राहत के थे। उसे पता था कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का परिवार जयपुर का सबसे इज्जतदार घराना है, और उसका बेटा पराग सोने का लड़का है। जारा के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती, और इस तरह भूषण अपने जिगरी दोस्त के घर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके अपने पापों का कुछ प्रायश्चित कर सकता था। इसलिए भूषण ने सुबक कर कहा, राजेंद्र, तेरा ये एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं उतार पाऊंगा। मेरी बच्ची को अपना ले राजेंद्र, मुझे ये रिश्ता 100 बार कबूल है। तो मेरी जारा और पराग की शादी तैयारी कर। मैं बस जयपुर पहुंच रहा हूँ राक्षसों का हिसाब करने के लिए और अपनी बेटी की डोली उठाने के लिए। उसकी बात सुनकर राजेंद्र के चेहरे पर आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है भूषण, तुम आ जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद स्टडी रूम के बाहर सिंह विला में अब एक जश्न की तैयारी होने वाली थी। जारा की जिंदगी का वो खौफनाक अध्याय, वो हंटर, वो झूठन, वो सब खत्म हो चुके थे। अब उसकी जिंदगी में प्यार, इज्जत, एक सच्चा जीवन साथी और एक ऐसा परिवार आने वाला था जो उसके हर घाव और अपने प्यार पर मलहम लगाने वाला था। बहुत जल्द रावत मेंशंस में देवशिखा और रोही के उस घमंड पर भूषण रावत और कानून का ऐसा कहर टूटने वाला था जिसकी गूंज पूरे शहर में सालों तक सुनाई देने वाली थी। वहीं उधर लंदन की उस ठंडी सुबह में जब राजेंद्र प्रसाद का फोन कटा, तो भूषण रावत के अंदर का वो अंधा और बेपरवाह बिजनेसमैन हमेशा के लिए मर चुका था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी सारी मीटिंग्स, अपना सारा बिजनेस वहीं छोड़कर भूषण ने अगले ही फ्लाइट पकड़ी और जयपुर के लिए रवाना हो गया। हवाई जहाज के उस लंबे सफर में एक एक पल भूषण के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी बंद आंखों के सामने बार बार उसकी फूल जैसी बेटी का वो लहूलुहान पीठ, वो गैरेज का अंधेरा और टॉयलेट की वो टूटी घूम रही थी। भूषण ने अपनी मुट्ठियां भींच कर खुद से कहा, मैं आ रहा हूं मेरी बच्ची, तेरा मुजरिम बाप आ रहा है। अब उन राक्षसों को भगवान भी मेरे कहर से नहीं बचा पाएगा। वहीं उधर रावत मेंशंस में एक अलग ही तरह का जश्न मन रहा था। देवशिका और रोही बड़ी खुश थी। जारा हमेशा के लिए इस घर से बाहर चली गई थी। दोपहर का वक्त था। देवशिका अपने उसी शाही सोफे पर बैठी मालती पर हुक्म चला रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मालती, जारा की वो मनहूस कोठरी और गैरेज साफ करवा दे, और उसका वो कचरा वहां पड़ा है उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। वहीं मालती खामोशी से आंसू बहा रही थी। तभी धड़ाम रावत मेंशंस का मेन दरवाजा इतनी जोर से खुला जैसे किसी ने उसे बाहर से लात मारती हो। दरवाजे पर भूषण रावत खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। आंखें खून की तरह लाल थी और उसकी सांसें किसी भूखे शेर की तरह तेज चल रही थी। उसके ठीक पीछे 2 पुलिस अफसर और भूषण के निजी वकील खड़ा था। भूषण को अचानक इस तरह सामने देखकर देवशिका के चेहरे का रंग उड़ गया। रोही के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा, और उस उधर कमरे में जयंत रावत भी शोर सुनकर दौड़का और नीचे आ गया। देवशिका ने एक पल के लिए अपनी घबराहट को छुपाया, अपने चेहरे पर वही पुराना झूठी बेचारी वाला भाव ले आई। वो दौड़कर भूषण के पास गई और उसने धीरे से कहा, अरे भूषण भाई साहब, आप अचानक, आपने बताया नहीं कि, हाँ आइए आप बैठिए। अच्छा वो आप आ गए। वो आपकी बेटी जारा तो पूरी तरह से पागल। चटाक। लेकिन इससे पहले देवशिका अपना वो झूठा वाक्य पूरा करती, भूषण रावत का भारी और मजबूत हाथ पूरी ताकत से देवशिका के गाल पर पड़ा और थप्पड़ की गूंज पूरे रावत मेंशंस में थर्रा गई। देवशिका हवा में उछलकर दूर इटालियन मार्बल पर औंधे मुंह जा गिरी। जयंत रावत ने भी आगे बढ़कर अपने भाई को रोकने की कोशिश की। बोला, ये क्या बदतमीजी है भूषण, तो मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकता है? लेकिन भूषण ने जयंत का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से धक्का दिया
कि जयंत पास रखी कांच की टेबल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने दहाड़ कर कहा, बदतमीजी बदतमीजी तो मैंने शुरू भी नहीं की। जयंत, तुम दोनों पति पत्नी इंसान के नाम पर कलंक हो। मैंने तुम्हें अपनी जान से प्यारी बेटी सौंपी थी और तुम राक्षसों ने गैर मौजूदगी में मेरी मेरी ही बच्ची की चमड़ी उधेड़ दी। भूषण की वो दहाड़ पूरे घर में दीवार को चीर रही थी। वहीं देवशिका अपना गाल पकड़कर कांप रही थी। उसने रोकर कहा, भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, वो राजेंद्र झूठ बोल रहा है। उसकी यह बात सुनकर भूषण ने एक कदम आगे बढ़ाकर दहाड़ कर कहा, अपनी उस गंदी जुबान से मेरे दोस्त का नाम मत लेना चुड़ैल। मुझे एक एक सच पता चल चुका है। वो हंटर, वो गैज, वो कुत्तों के बर्तन। तुम लोगों ने मेरी उस दौलत के टुकड़ों को पलकर मेरी ही बेटी को भिखारी बना दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जारा को एक भी खरोच मारने की। तभी भूषण ने अपने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने अपने ब्रीफ केस में कुछ कानूनी कागजात निकाले और जयंत के मुंह पर फेंक दिए। जयंत ने कांप कर हाथों से उन पेपर्स को उठाकर पूछा, ये क्या है? तभी आगे से भूषण ने एक बहुत ही ठंडे और खौफनाक आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, ये तुम्हारी मौत का फरमान है जयंत। तुम्हें क्या लगता था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी इस अय्याशी का बिल भरता रहूंगा? आज और इसी वक्त से मैंने तुम्हें दी हुई सारी पावर ऑफ अटर्नी रद्द कर दी है। तुम्हारी वो फैक्ट्रियां जो मेरी इन्वेस्टमेंट से चल रही थी, मैंने वो सारी सीज करवा दी है। भूषण ने पूरे रावत मेंशन की तरफ हाथ घुमाकर कहा, और रही बात इस घर की, तो यह घर मेरे पैसों से खरीदा गया था। मैंने अभी के अभी इस पूरी जायदाद, इस घर, बैंक के सारे अकाउंट, रावत एम्पायर की सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के नाम कर दी है। उस इंसान का नाम है जारा भूषण रावत। उसकी यह बात सुनते ही देवशिका, जयंत और रोही के पैरों तले की जमीन खिसक गई। करोड़ों की दौलत जिसके गुरूर में वो उड़ रहे थे, वो एक ही सेकंड में राख हो चुकी थी। वहीं जयंत ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते भूषण, हम तुम्हारे परिवार हैं। आगे से भूषण ने दांत खींच कर कहा, परिवार? जो मेरी बेटी को न अपना सका, वो मेरा क्या होगा? ये कहते हुए भूषण ने पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर, इन तीनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। वो इस घर के एक सुई के भी साथ नहीं लेकर जा सकते। जो कपड़े इन्होंने पहने हैं, बस उसी में इन्हें बाहर फेंकिए। तभी देवशिका रोते हुए भूषण के पैरों में गिर पड़ी। उसने सिसक कर कहा, लेकिन भाई साहब, हमारी इज्जत, हम सड़क पर कहाँ जाएंगे? वही देवशिका जो कल तक जारा को लात मार रही थी, आज एक कीड़े की तरह रेंग रही थी। लेकिन भूषण ने देवशिका को लात मारकर खुद को दूर करके कहा, जहां मेरी बेटी कल तपती दोपहर में पैदल चली थी, वहीं जाओ। वही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्हें जयंत, देवशिका और रोही को कॉलर से पकड़ा और घसीट कर मेन गेट की तरफ ले गए। रोही पागलों की तरह रो रही थी। उसने अचानक अपनी जेब से फोन निकाला और सुशांत को कॉल किया। उसे लगा कि उसका अमीर बॉयफ्रेंड उसे मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन जैसे उधर से सुशांत ने फोन उठाया, रोही ने कहा, सुशांत बेबी, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे अंकल ने हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास एक पैसा नहीं बचा, सब कुछ छिन गया सुशांत। रोही फोन पर चीख रही थी। फोन के दूसरी तरफ जैसे सुशांत ने सुना, रूही अब करोड़पति नहीं रही, बल्कि सड़क पर आ गई है, उसकी टोन तुरंत बदल गई। सुशांत ने एक बहुत ही गंदी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, वाट, तुम लोग सड़क पर आ गए? तो फिर मुझे फोन क्यों कर रही हो भिखारी? मुझे लगा कि रावत खानदान की आधी दौलत तेरे नाम होगी, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था। अब जब तेरी कोई औकात ही नहीं है, तो मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर दे, और हाँ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और इसी के साथ कॉल कट गया। सुशांत ने रूही और उसकी असली औकात दिखा दी। वो गड्ढा रूही ने जो जारा के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे में गिर चुकी थी। प्यार, पैसा, घर, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। रूही फोन जमीन पर पटक कर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसुओं पर तरस खाने वाला कोई नहीं था। गार्ड्स ने उन तीनों को धक्के मारकर रावत मेंशन के लोहे गेट कर बाहर फेंक दिया। आज देवशिका, जयंत और रोहित सड़क पर नंगे पैर खड़े थे। जिस सड़क पर जारा अपने प्यासे गले और छालों से भरे पैरों के साथ चली थी, कर्मों का चक्र पूरा हो चुका था। वहीं उधर रावत मेंशन को जारा के नाम करके उन राक्षसों को सड़क पर फेंकने के बाद भूषण रावत का काफिला सीधे राजेंद्र के घर की तरफ मुड़ पड़ा। जब भूषण ने विला में कदम रखा, तो निकिता राजेंद्र जी हॉल में ही उनका इंतजार कर रही थी। तभी सीढ़ियों से पराग के साथ जारा नीचे उतरी। जारा ने वो खूबसूरत पीच रंग का सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी पट्टियां थी और उसके चलने में वो दर्द साफ झलक रहा था। सालों बाद अपने जारा को इस घायल रूप में देखकर भूषण रावत का कलेजा फट गया था। करोड़ों की कंपनियों का मालिक वो घमंडी बाप आज एक
भिखारी की तरह दौड़कर अपने बेटी के पास गया और सीधे उसके पैरों में गिर पड़ा। भूषण रावत जारा के पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जारा के पैरों पर गिर रहे थे। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, अपने इस पापी बाप को माफ कर दे बेटा। मैं अंधा था जारा, मैं तेरी पुकार नहीं सुन पाया, मुझे उन दरिंदों के बीच छोड़ दिया गया। मुझे सजा दे दे मेरी बच्ची, लेकिन मुझसे दूर मत जा। जारा के लिए दृश्य बहुत ही भावुक कर देने वाला था। जिस पिता के प्यार के लिए वो जिंदगी भर तरसी थी, आज वो पिता उसके पैरों में गिरकर रो रहा था। जारा की आंखें छलक गई। उसने अपने पिता के कंधों को पकड़ा और उन्हें उठाया। जारा का दिल सोने का था और उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी। जारा ने उन्हें गले लगाकर कहा, पापा पापा रोइए मत, आप मेरे पापा हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो मेरे नसीब में था वो मैंने काट लिया। लेकिन जारा ने अपने पिता से अलग होकर राजेंद्र, निकिता और पराग की तरफ देखकर बहुत सम्मान से कहा, लेकिन पापा, मेरा असली परिवार अब ये है। जब मैं खून से लथपथ थी, जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, तब राजेंद्र अंकल ने मुझे बचाया। निकिता आंटी ने मुझे एक माँ का प्यार दिया और पराग ने मुझे वो इज्जत दी जो मुझे कभी नहीं मिली। मैं आपको माफ करती हूँ पापा, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा वजूद अब इस सिंह परिवार के साथ जुड़ चुका है। उसके बाद सुनकर आगे से भूषण ने रोकर सिर हिलाकर कहा, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, राजेंद्र ने मुझे सब बता दिया। पराग से अच्छा जीवन साथी तुझे इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मेरी बस यही दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन शादी की तैयारियों से पहले जारा को एक बहुत ही अहम काम करना था। उसे याद था कि उस नर्क में अभी भी एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा जारा को प्यार किया, और उसकी लकवाग्रस्त दादी गायत्री देवी। अगले ही दिन पराग और राजेंद्र के साथ अपनी गाड़ियों के काफिले में रावत मैंसन पहुंची। अब वो इस घर में कोई नौकरानी या लाचार बच्ची नहीं थी, वो इस करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालकिन थी। जब जारा की गाड़ी रावत मैंसन के गेट पर पहुंची, तो उसने देखा कि देवशिका जयंत गेट के बाहर सड़क पर भिखारी की तरह बैठे थे। उनके चेहरे धूल से सने हुए थे और वो भूख से तड़प रहे थे। जारा को देखकर देवशिका दौड़कर आई और गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगी। उसने रोकर कहा, ज़हरा मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे बेटी, हमने इस घर में वापस ले ले, हम तेरे नौकर बनकर रहेंगे। तभी ज़हरा ने शीशा नीचे किया। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि न्याय की एक कठोर चमक थी। ज़हरा ने ठंडी आवाज में कहा, नौकर बनकर रहने की औकात भी नहीं है आपकी ताई जी। ये उन छाले, उस हंटर और उस झूठन का हिसाब है। आप लोग इस सड़क के लायक हैं। इसके बाद ज़हरा ने शीशा बंद कर दिया और गाड़ी अंदर चली गई। अंदर जाकर ज़हरा सीधे अपने दादी के कमरे में गई। गायत्री देवी अपने पोते को सही सलामत और अपनी राशि रूप में देखकर खुशी से रो पड़ी। ज़हरा ने दादी के माथे को चूमा और कहा, दादी, अब आपको इस मनहूस घर में रहने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ मेरे नए घर चलेंगी। ज़ारा ने एम्बुलेंस और खास मेडिकल स्टाफ की मदद से अपनी दादी को पूरे सम्मान के साथ सिंह विला में शिफ्ट करवा दिया। रामू काका और मालती को भी ज़ारा ने सिंह विला में एक इज्जतदार काम और रहने की जगह दे दी, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जयपुर शहर के एक ऐसी भव्य और शाही शादी देखी जिसकी मिसालें सालों तक दी जाने वाली थी। ये शादी ज़ारा और पराग की थी। सिंह विला को किसी स्वर्ग की तरह सजाया गया। हजारों दिए, विदेशी फूलों की महक और खुशियों के गीत। ज़ारा आज लाल रंग के एक बहुत खूबसूरत महंगे डिजाइनर लहंगे में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर जो हंटर और खरोचों के निशान थे, वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उन निशानों की जगह अब एक ऐसी निखरी हुई बेदाग और शाही चमक ने ले ली जो एक खुशहाल और महफूज लड़की के चेहरे पर होती है। उसने भारी कुंदन के ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसके होठों पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जिसने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वहीं पराग भी एक शानदार क्रीम रंग की शेरवानी पहना हुआ था। जब उसने ज़ारा को दुल्हन के लिबास में मंडप की तरफ आते देखा, तो उसकी सांसें थम गई। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत चीज पा ली है। पराग ने आगे बढ़कर ज़ारा का हाथ थामा। उसके उस स्पर्श में कोई हवस नहीं थी, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने का एक मजबूत वादा था। इसके बाद भूषण रावत ने रोते हुए अपनी बेटी का कन्यादान किया। निकिता जी ने ज़ारा को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। राजेंद्र की आंखों में उस अनाथ बच्ची को अपनी बहू के रूप में देखकर एक गहरा संतोष था। व्हील चेयर पर बैठी गायत्री देवी अपने पोते को खुश देखकर खुशी के आंसू बहा रही थी। पवित्र अग्नि के साथ फेरों के साथ ज़ारा और पराग हमेशा के लिए एक हो गए। ज़ारा ने अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारे खौफ और सारी जलालत उस हवन कुंड की आग में हमेशा के लिए भस्म कर दिया। शादी के बाद ज़ारा की जिंदगी एक खूबसूरत
फेयर टेल में बदल गई। पराग सिर्फ एक पति ही नहीं था, बल्कि जारा का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गया। उसने जारा के टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ दिया। जारा जिस देवशिखा ने पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया, पराग ने उसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े म्यूजिक कॉलेज में करवा दिया। अब जारा को गिटार और उसकी मीठी आवाज पूरे विला में गूंजती थी। निकेता जी जारा को कभी किचन का कोई काम करने नहीं देती। तो मेरी राज दुलारी है कहकर वो खुद जारा के अपने हाथों से खाना खिलाते, और राजेंद्र जी उसे अपनी बेटी की तरह हर वो खुशी दे रहे थे जिसे वो मरहूम रही थी। दादी गायत्री देवी की हालात भी अच्छे इलाज और जारा के प्यार में अब सुधरने लगी थी। राहत मैंसन और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जारा के नाम पर ही थी, और जिसे परागर अपनी समझदारी से संभाल रहा था। उसे होने वाले मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जारा के नाम से गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किया जाने लगा। और दूसरी तरफ जैन देवशिका रोही, वो आज भी जयपुर की उसी तपती सड़क पर एक पुराने टीन शेड के नीचे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। रोही जो कभी ब्रांडेड कपड़े पहनकर जारा को भिखारिन कहती थी, आज फटे पुराने कपड़ों में दर दर के ठोकरें खा रही थी। उनका घमंड टूट कर चकनाचूर हो चुका था। नियति ने उनके कर्मों का सबसे भयानक और न्यायपूर्ण फल दे दिया। वहीं इधर सिंह विला की बालकनी में खड़ी जारा आज पराग के कंधे पर सिर रखकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके होठों पर एक शांति भरी मुस्कान थी। उसे महसूस हो रहा था कि रात चाहे कितनी भी काली, खौफनाक और लंबी क्यों न हो, एक न एक दिन एक खूबसूरत, चमकदार और सुकून भरी सुबह जरूर आती है। जारा की वो सुबह आ चुकी थी, और अब उसकी उस रोशनी को बुझाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? कल हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है, द रिटर्न ऑफ लायन। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग जरूर सुने और अपने कमेंट जरूर करें।